बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो की ललकार क्या एस्टेब्लिशमेंट को ज़ेरे दबाव ला सकती है? क्या आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो डबल गेम खेल रहे हैं? आखिर पीपुल्स पार्टी ने दो चेहरे क्यों अपना रखे हैं और इन दो चेहरों के पीछे असल चेहरा किसका है? और क्या इस वक्त जो बिलावल भुट्टो हैं वो अपनी सियासत कर रहे हैं या फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सियासत का उन्होंने आगाज कर दिया है? नाज़रीन, इस आज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि सिंध में बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और मेरे ख्याल में कि जो चीजें हो रही हैं उसकी अजाले के लिए या उसकी रोकथाम के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को अचानक उन इलाकों का दौरा करना पड़ा जो जीडीए के जेरे असर हैं। नाज़रीन, अगर आपसे एक इल्तमास है कि अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद है तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक व्लॉग्स हमारे पहुंचते रहे और ऑल वीडियोस के ऑप्शन को भी आप पुश कर दें, क्लिक कर दें ताकि आप सब कुछ जान सकें। नाज़रीन, आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ठट्टा के बाद सजावल का दौरा किया और सजावल में उन्होंने जो है वो मीडिया टॉक की और उस मीडिया टॉक के बाद वो हैदराबाद गए और हैदराबाद में उन्होंने जो अपने इनके साबिका इत्तेहादी हैं उन पर कहा कि जी इत्तेहादी जमातें इलेक्शन से डर गई हैं और अगर डरोगे तो मरोगे। और उन्होंने कहा कि अब आवाम को फैसला करने दें, वो जिसको चाहें चुने और जो चुना जाए उसको कबूल किया जाए। और उन्होंने कहा कि एमकेएम हुआ करती थी, अब तो कराची और हैदराबाद के मेयर भी वो नहीं ला सकती। और मेरे ख्याल में कि उन्होंने ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी का जो बिहेवियर था या जो उसका एटीट्यूड था या उसके जो बात करने का अंदाज था उसमें एक अजीब किस्म की ललकार थी। उन्होंने पीटीआई को भी ललकारा और उन्होंने ये भी कहा कि हम पूरे मुल्क में इमरान खान और पीटीआई की जमानतें जब्त कराएंगे और ये कितना अजीब ख्वाब है। और ये भी उन्होंने कहा कि पीटीआई नफरत की सियासत कर रही है और सूबों में तकसीम की सियासत को हवा दी जा रही है। तो नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह बातें की हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी है जिसने पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर कहा था तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद जो फर्स्ट स्पीच दी थी उसमें कहा था वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, यानी वो पाकिस्तान जो एक तबाह हो चुका था, वो पाकिस्तान जिसको सियासतदानों ने और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर बर्बाद कर दिया था, जिसको मुसलसल मार्शलाओं ने और फौजी डिक्टेटरशिप ने उसको तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया था, जहां कई माफियाएं मौजूद थीं और वो माफियाएं सियासत का हिस्सा थीं और वो माफियाएं पार्लिमानी सियासत का हिस्सा थीं और वो माफियाएं सेनेट की सीट्स इस्टेब्लिशमेंट से खरीद कर सेनेट में आया करती थीं और वो माफियाएं फिर बैठकर अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले करती थी। कितनी शर्म की बात है। अफसोस होता है कि हमारे मुल्क में यह भी होता रहा और इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ अपने मुफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए मुल्क की बका और सलामती के साथ खेलती रही। डॉलर की स्मगलिंग होती रही और कल का अफगानिस्तान आज हमारे ही डॉलर की स्मगलिंग से मुआशी तौर पर इतना मजबूत हो चुका है कि उन्होंने बड़े बड़े मंसूबों का आगाज तक कर दिया है और हम हैं कि हमारे ही पैसे से अफगानिस्तान मजबूत हो रहा है और हमें ही आंखें दिखा रहा है और हम पर ही अफगानी जो फौज है वो मतलब हम पे हमला करने के हवाले से या हमला आवर होने के हवाले से जो चित्राल की सूरत हाल है, गुज़िश्ता रोज जिस तरह झड़पें हुई, कुछ शहादतें हुई और कुछ दहशतगर्द मारे गए, तो वो आज यानी अफगान फौजी हमें पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहे हैं। इस वक्त वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है और ये बिल्कुल वायरल हो चुकी है और आपको इसका बेहतर अंदाजा होगा, देखा होगा आपने। लेकिन मसला ये है कि वो पुराना पाकिस्तान यानी इमरान खान से तो हमारी निजात हमें मिल गई, लेकिन जो पुराना पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी लाए थे उस पुराने पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए 1.5 साल में क्या किया?
आज अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को ये महसूस हो रहा है कि मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप है, ये चेयर टेकर सेटअप बनेगा, ये टेक्नोक्रेट सेटअप है और ये लंबा चलने वाला है और इंतखाबात फिलहाल नहीं होने जा रहे हैं, तो क्या जब सीसीआई का इजलास था, जब कॉमन काउंसिल ऑफ इंटरेस्ट का इजलास हो रहा था, तो उस वक्त ये क्या कर रहे थे? उस वक्त कहां थे? क्या उस वक्त इनको पता नहीं था कि अगर हम मतलब इसको अप्रूवल दे देते हैं डिजिटल मर्दमशुमारी के हवाले से, तो उसके बाद फिर हल्का बंदियां होंगी, उसके बाद फिर जो है वो वोटर लिस्टें मुरतब दी जाएंगी, मुरतब की जाएंगी और फिर उसके हिसाब से इलेक्शन होगा। ये एक प्रोसेस है और ये लंबा भी चल सकता है। और फिर आपने खुद ही पार्लियामेंट में इलेक्शन कमीशन को जो 57-58 इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 57 और 58 में तरमीम करके आपने इलेक्शन कमीशन को इतना मजबूत कर दिया कि अब वो इलेक्शन कमीशन किसी को जवाब दे नहीं है। यहां तक कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन आइन से भी खुद को जो है वो मुबर्रा तस्वीर कर रहा है, यानी आइन भी ऐसा लग रहा है कि जैसे उस पर लागू नहीं होता। और सदर ने जो खत लिखा था, ठीक है, सदर की कंडक्ट से हमें एतराज हो सकता है, सदर की पॉलिटिकल एक्टिविटीज और उसके पॉलिटिकल बिहेवियर से भी हमें एतराज हो सकता है, सदर के जो मतलब गैर सियासी होने और अपना गैर जानिबदार होने पर भी हमें एतराज हो सकता है। लेकिन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसने जो खत लिखा, उस खत के जवाब में जो इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा, क्या वो आइन के मुताबिक था? ये सोचने की बात है ना। तो क्या अगर सदर ने 90 दिनों में इलेक्शन के लिए कहा, तो क्या आइन नहीं कहता कि 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने चाहिए? कौन नहीं जानता कि आइन क्या कहता है? इस वक्त ये आर्टिकल मेरे जहन पे नहीं है, लेकिन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उस वक्त क्यों सीसीआई के इजलास में उसको सपोर्ट करके आई, वोट करके आई और फिर सारे अख्तियारात एस्टेब्लिशमेंट के हवाले करके आई। और इनको पता था कि हमें एस्टेब्लिशमेंट लाई है और ये जानते थे कि हम एस्टेब्लिशमेंट की वजह से बैठे हैं और जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी हमें पार्लियामेंट से निकाल बाहर कर देगी, या मतलब क्योंकि जाहिर है कि बाप पार्टी हो, एमक्यूएम हो या जो दीगर आज़ाद उम्मीदवार अपना जो अपना एमएनएस थे जो उनकी सपोर्ट थी, क्या वो मतलब ऐसे ही थी? और आज बिलावल भुट्टो जरदारी एस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी वालदा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सियासत को ही जो अपना लिया है। यानी जिस तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत किया करती थी और उनकी सियासत में एक मुजाहिमती अंसर होता था, लेकिन वो मुफाहमत को भी तरजीह देती थी। अगर मुफाहमत को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तरजीह न देती तो फिर जो है वो जो अपना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था सीओडी, वो न होता। तो बहरहाल इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी के हवाले से ये बातें कही जा रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वालिद से राहें अलग कर चुके हैं। एक्चुअली बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा क्या था, जरा वो मुलाहिजा फरमा लें। जहाँ तक सदर जरदारी का इस बयान है, आप सदर जरदारी का से पूछे कि इस बयान का मतलब क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीसी मीटिंग हुआ था जिसपे मैंने और सदर जरदारी साहब ने उसका सदारत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी मीटिंग में हमने ये दो राय पे गौर किया। एक तरफ जो 90 दिन का सिलसिला है जो आइन में जो लिखा गया है, उस मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन सब ने हमें बताया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं और जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। जी जनाब,
तो उन्होंने कहा कि घर में तो मैं आसिफ जरदारी की हर बात मान सकता हूं, लेकिन सियासत में नहीं, पार्टी में नहीं। पार्टी में सिर्फ वो फैसले चलेंगे जो कारकुनों के होंगे, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो बातें तय हुई होंगी सिर्फ वही उन्हीं पर अमल होगा, उससे बढ़कर आगे कुछ नहीं। तो इससे हम क्या समझें कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी के दरमियान राहें अलग हो चुकी हैं? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त जिस मुहिम पे निकल पड़े हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इस दबाव के जरिए से वो इस्टेब्लिशमेंट को इस कदर दबाव, जेर दबाव ला सकते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से इंतखाबात ले सकें? क्या इस्टेब्लिशमेंट इस दबाव में आ सकती है कि वो इतनी आसानी से पीपुल्स पार्टी को इंतखाबात दे दे? क्योंकि PMLN अलग खड़ी है और JUI का तो कहना ही यही है कि खैबर पख्तूनख्वा में हम इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते, तो क्या हम घर में बैठकर इंतखाबी मुहिम चलाएं? इस वक्त फाटा, चित्राल और मुख्तलिफ इलाकों में TTP इतनी मजबूत हो चुकी है कि हम वहां इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते। हमें अपने कैंडिडेट्स को मरवाना नहीं है, हमें अपने वोटर्स को नहीं मरवाना है। इलेक्शन के दिन वोटर घर से बाहर निकलकर वोट कास्ट नहीं कर सकेगा माफ कीजिएगा। तो इसलिए इलेक्शन का होना मौजूदा हालात में दुरुस्त नहीं होगा। ये JUI के मौलाना फजल रहमान साहब का बयानिया है और मेरे ख्याल में किसी हद तक सही भी है, और अगर हम आइन को देखते हैं तो फिर सरासर गलत है। यही हुकूमत पहले इनको ये याद क्यों नहीं था जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील की गई थी, और क्या उस वक्त आइन नहीं कहता था कि 90 दिनों में इंतखाबात होने चाहिए? तो पीपुल्स पार्टी ने जो एक अपने ऊपर एक लिबादा ओढ़ रखा है, या जो चेहरे के ऊपर चेहरा है, उसको कम से कम एक तरफ कर देना चाहिए। एक पॉलिटिक्स करें आप, या तो अवाम की पॉलिटिक्स करें, या तो जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करें, या फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करें। अब एक तरफ तो हो जाए ना। अवाम में आते हैं तो आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं, और जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो आप जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं, और उनके जूते पॉलिश करने तक आप हामी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको इस वक्त इतना बता दूं कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के पास सस्ते जूते पॉलिश करने वाले या सस्ते जो मुलाजिम हैं, जो एक सिक्के के दो रुख हैं, वो मौजूद हैं। वो हैं शहबाज शरीफ और इमरान खान। तो इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी को जो भी कुछ करना है जरा थोड़ा सा सोच समझ कर करना चाहिए। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने और भी बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन यकीनन एक व्लॉग में मैं इतना ही आपके साथ कर सकता हूं। तो थोड़ी मतलब अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।